नमस्कार, मैं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले 2 दिन में एनसीईआरटी साइंस सीरीज हम लोग चालू किए हैं। तो जो साइंस है क्लास 7 से लेकर 10 तक का जो साइंस है एनसीईआरटी का, उसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आपको बेहतर तरीके से। और इस पूरे जो एनसीईआरटी साइंस सीरीज है इसमें हम लोग 7 से लेकर 10 तक का पूरा साइंस को कवर करेंगे। ठीक है। हालांकि कुछ हम इसमें आपको नोट्स भी खुद अपने हाथ से बनाएंगे और आपको अवेलेबल भी कराया जाएगा। ठीक है। तो आप इस पूरे एपिसोड को, जो इस सीरीज चल रहा है, उसको बढ़िया से आप देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ को बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस सेक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं वो क्वेश्चंस जो है ना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका जो है एनसीईआरटी से आ रहा है। यानी कि अगर बीपीएससी टीआरई की 4 की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहा है, साइंस का हो, मैथ्स का हो, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछ रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं और बुक से जो है चैप्टर से डायरेक्ट उठा रहा है लाइन। तो आप इस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे, एक एक लाइन को कवर करेंगे तो फिर आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे प्राणियों में पोषण, जो कि क्लास 7 होगा और चैप्टर 2 होगा। तो क्लास 7 और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। ठीक है। चलिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अब देखेंगे इसमें क्या है, कैसे इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो अभी हमने जो 1 है उसमें पढ़े थे हम लोग पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और पक्का उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर होते चले जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जाना कि पादप जो है, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। कैसे बनता है पिछली वीडियो में बताया गया है। परंतु प्राणी यानी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। यानी जंतु जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जबकि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। क्लियर बात है। क्षमा करेंगे। प्राणी जो है अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी जो भी जीव है ना, वो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। जो जीव हैं, ठीक है, या फिर पौधों पर निर्भर करता है। ऐसे है। आगे देखिए, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे ही पौधे से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, वो सीधे पौधे को खाएंगे और अपना भोजन ग्रहण करेंगे। जबकि कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपना आहार पौधे उस उन जंतुओं से प्राप्त करते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक है। यानी कि कोई जंतु है, उस जंतु यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग मांस ही खाते हैं, सपोज मांस खाते हैं, तो हम लोग बकरी जो है उसका जो है खाते हैं। अब ये बकरी जो है पौधे को खाती हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पौधे को नहीं खाते हैं। बकरी जो जो पौधे खाएगी उस पौधे को थोड़ी डायरेक्ट खा जाएंगे। तो ये बकरी पौधे को खाती है और हम लोग इस जंतु को खाते हैं। ठीक है, हम लोग इस जंतु को खाते हैं। तो इसका कहने का आशय यही है, कहने का इसका आशय यही है कि कुछ प्राणी जो सीधे पौधे को भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी कि उन जंतुओं का आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी पौधे जो जीव खाते हैं उस जीव को इंसान खाता है या फिर प्राणी खाते हैं। कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो पौधा भी खाता है और दूसरे जंतु को भी अपना शिकार बनाता है। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, मानव हो या फिर कोई भी जीव, उसको वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिर अपने आप को गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने आप को एकदम गतिशील रखना चाहते हैं तो आपको भोजन करना होगा, क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण यानी भोजन करने, अंतःग्रहण मतलब क्या है, भोजन ग्रहण करने को अंतःग्रहण कहते हैं, की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। यानी कि प्राणियों में जो पोषण होते हैं, प्राणियों में पोषण, पोषक तत्वों की आवश्यकता,
यानी कि जो पोषक तत्वों की आवश्यकता प्राणियों को कैसे होती है, तो अंतःग्रहण के माध्यम से, यानी भोजन करने की विधि से और शरीर में इसके उपयोग की विधि से सम्मिलित है। यानी कि हमारे शरीर को पोषक तत्व कब मिलेगा, जब हम कोई भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करेंगे, भोजन उसको जो है हम लोग ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। जैसे हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका उपयोग हमारे शरीर में क्या होता है, वो उसकी उपयोग की विधि जो है हमारे शरीर में होता है और उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हम लोग इस तरीके से रहते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आपने कक्षा 6 में पढ़ चुका है कि भोजन के अनेक संगठक है। भोजन के अनेक संगठक है, पिछले पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब तो भोजन के संगठक हैं, है ना। अब आगे बोला है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का संगठक है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो डायरेक्ट उस कार्बोहाइड्रेट को, जटिल पदार्थ को डायरेक्ट रूप में उपयोग नहीं करता है। अतः सबसे पहले इस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का प्रयास करता है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का प्रयोग करता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि जटिल पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना, ये देखिए जटिल पदार्थ दिया है, अब इसको तोड़ता है सरल पदार्थ में, ये अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो जटिल पदार्थ से क्या हुआ, सरल पदार्थ में कोई भी जंतु या फिर जीव डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि जटिल पदार्थ के रूप में होता है, डायरेक्ट उस जटिल पदार्थ को ही नहीं खाएगा, उसको पहले सरल पदार्थ में उसको डिवाइड करेगा, तोड़ेगा, उसके बाद उसको ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी कि पाचन के लिए जो जटिल पदार्थ है वो सबसे पहले, जटिल पदार्थ हैं उसको सबसे पहले क्या करता है, सरल पदार्थ में तोड़ता है। और सरल पदार्थ में जब तोड़ता है तो जटिल से सरल पदार्थ में अगर टूटता है तो इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और ये पूरे प्रक्रम को, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्लियर बात है। चलिए अब आगे जो लिखा हुआ है, खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी कि जो हम लोग भोजन अंतःग्रहण करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा है कि भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। यानी भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी, यानी मरमर पक्षी जिसको हम लोग हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधे का मकरंद चूसते हैं। यानी कि मधुमक्खी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछता है आपको एग्जामिनेशन में कि मधुमक्खी और मरमर पक्षी जो है अपने भोजन का अंतःग्रहण कैसे करती है, तो मकरंद द्वारा करती है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मकरंद द्वारा, मकरंद द्वारा, किसके, मकरंद द्वारा जो है ग्रहण करते, चूसते हैं। मानव एवं कुछ, आगे बोला है कि मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। और मानव या फिर कोई कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें बस जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा शिशु होता है, वो अपने माँ के दूध से जो है अपना भोजन अंतःग्रहण करता है, ऐसे कुछ है। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार का समूचा ही निगल जाता है। जैसे आप अजगर सांप देखे होंगे, सर्प देखे होंगे, वो क्या करता है कि उसके सामने कोई भी भोजन आता है ना तो डायरेक्ट उस आदमियों को निगल जाएगा, या फिर कोई जीव पकड़ा गया तो उस जीव को ही निगल जाएगा, जो भी उसके सामने जीव आएगा। तो अपना भोजन वो ऐसे करता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और वहीं जलीय प्राणी जो है वो जल में जो खाद्य कण होते हैं उसको छानकर अपना भक्षण करता है, उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग जीव जो हैं उनके जो भोजन करने की, यानी कि भोजन के अंतःग्रहण करने की जो विधि है अलग अलग है। जैसे अभी आपने देखा कि मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड है, मरमर पक्षी है, ये अपना भोजन मकरंद को चूस के प्राप्त करती हैं। मानव और कुछ अन्य जंतु जो हैं वो शिशु, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ का दूध पीते हैं। ऐसे वहीं अजगर जैसे सांप, अजगर जो है अपना भोजन, कोई भी जीव है या फिर कोई जीव है तो उसको पूरा का पूरा निगल के अपना भोजन करता है। तो ऐसे अलग अलग जीव अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे सारणी में बताया गया है, क्या बताया कि दिए गए जंतुओं के भोजन के पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी, आपको बताना है। घोंघा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है, चींटी कैसे प्राप्त करती है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये एक अद्भुत सत्य है और यहाँ से सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी इस टाइप का दिया है ना रंगीन बॉक्स में अगर लिखा हुआ है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए। चलिए, तो आप जानते हैं स्टारफिश, स्टारफिश का मतलब होता है
तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिनका जो कवच होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है जंतुओं का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है काफ़ी कठोर होता है। लेकिन जो स्टारफिश यानी कि तारा मछली है, वो अपना भोजन वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका जो बाहरी कवच होता है, बाहरी जो वो जो हाँ, बाहरी जो उसका जो कवच होता है, उसको ऐसे जंतुओं का आहार करती है। कौन? स्टारफिश। याद रखिएगा कि स्टारफिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का क्या करती है? आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। जैसे ही कवच खुलेगा, कवच खुलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय जो है आमाशय जो है वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो जो स्टारफिश है वो अपना भोजन क्या करती हैं। आगे देखिए, तो यही लिखा है कि अब देखेंगे सारणी के नीचे लिखिए खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण में लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, मानव में पाचन, यानी कि मानव में जो है पाचन कैसे होता है, किन किन विधि से होता है, और क्या क्या इसमें जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे कि लिखे हैं कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से पूछेगा कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से शुरू होता है, तो मुख द्वारा शुरू होता है। किससे? मुख द्वारा शुरू होता है। इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। जैसे ही हम लोग भोजन किए वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसको पचाते हैं, फिर उसका उपयोग अंदर जो है और उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, और जो भोजन नहीं पचता है वो मल के द्वारा निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? अभी क्या आपने इस लिखा रहा है कि आपने जानने का प्रयास किया है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं वो आखिर हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दा तक पहुंचता है। अब जो भोजन हमारे पेट के अंदर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। ये ऐसे कुछ करके होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये जो दिखाया गया है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से मुख गुहिका से स्टार्ट होगा और यहाँ से जाता है नीचे भोजन, और भोजन जाके यहाँ पे फिर ये आपका जो है छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, यहाँ से आके ये फिर मलाशय गुद्दे के द्वारा जो है भोजन माने अनपचे हुए भोजन बाहर निकल जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि लिखा है, आप देखेंगे कि भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख गुहा से यानी कि मुख से प्रारंभ होता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटते हैं, और जिस नली के माध्यम से भोजन जो है हमारे मुख गुहा से, ठीक है, गुद्दा तक पहुँचता है, ठीक है, उसमें उसको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका नंबर 1 में आता है, 1 नंबर में आता है मुख गुहिका। क्या आता है? मुख गुहिका आता है। दूसरा आता है ग्रास नली या ग्रासिका। तीसरा आमाशय होता है। चौथा क्षुद्रांत होता है जिसको छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा होता है 5वां बृहदांत, जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होता है। ठीक है, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रासिका या ग्रास नली, और फिर एक मुख गुहिका होता है। जो बड़ी आंत होता है वो हमारे मलाशय से जुड़ा होता है, तथा 5वां छठा है मल द्वार अथवा गुद्दा होता है। तो ये जो है उस नली का भाग होता है। नली में जो है अलग अलग भाग होते हैं, उस नली के हिस्से हैं। इस सभी को हम लोग आगे बारी बारी से पढ़ेंगे कि आखिर मुख गुहिका में क्या होता है, ग्रास नली का क्या वर्क है, आमाशय का क्या कार्य है, क्षुद्रांत यानी जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत कहते हैं उसका क्या महत्व है, बृहदांत बड़ी आंत उसका क्या काम है, मल द्वार ये है आपका। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब पूछेगा कि आहार नाल में क्या क्या होता है, तो आहार नाल में पूछता है कि ऐसे आपको दे देगा कि आहार नाल में जो है सभी को
निम्न क्रम अनुसार लिखें, माने सही क्रम उसका क्या है। तो सही क्रम में तो सबसे पहले आप मुख गोहिका लिखेंगे, उसके बाद ग्रासिका आएगा, उसके बाद अमाशय आएगा, उसके बाद छोटी आंत आएगा, उसके बाद वृदांत आएगा, उसके बाद मलद्वार अथवा गुद्दा आएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ देता है कि इसको जो है एक सही क्रम में लिखने का प्रयास करिए। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मुख गोहिका, दूसरा ग्रासिका या ग्रासनली, तीसरा अमाशय, चौथा क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत कहते हैं, पांचवा वृदांत जिसको बड़ी आंत कहते हैं, और छठा मलद्वार या गुद्दा होता है। इसको आप एक सीक्वेंस में सजा के याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ से सवाल पूछ सकता है। और इस सभी जो है मुख गोहिका, ग्रासनली, ग्रासिका, जिसको एक ही ग्रासनली या ग्रासिका कहते हैं, अमाशय, क्षुद्रांत, वृदांत, मलद्वार, ये सभी पाचन नली का, उसी को आहार नाल कहते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं या फिर पाचन नली भी कहते हैं। आगे देख रहे हो, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, यानी कि मुख गोहिका से ग्रासनली में, ग्रासनली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी से बड़ी आंत में, तो जैसे जैसे विभिन्न भागों से गुजरता है उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे गुजरता है उनका पाचन होते जाता है। ठीक है, अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि अमाशय जो होता है, अमाशय हमारे आहार नाल का एक भाग है। ठीक है, अब आहार नाल का भाग है तो अमाशय की जो इंटरनल जो भित्ति होती है, आंतरिक जो भित्ति होती है, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ, अब उसके अंदर जो छोटी आंत है या फिर जो आहार नाल है उसमें अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि होता है, एक यकृत होता है, एक अग्नाशय होता है। ये सब जो हैं लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये सब पाचक रस स्रावित करती हैं, यानी कि जब जाता है अमाशय से भोजन हमारे जाता है छोटी आंत में, तो वहाँ पे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ये होता है, और जो भोजन हम लोग करते हैं धीरे धीरे विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, उस भोजन को ये पाचक ऐसे रस यहाँ पे स्रावित होता है, इन तीनों के माध्यम से, लाला ग्रंथि से, यकृत से और अग्नाशय से जो रस स्रावित होता है वो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गया। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में बदल देते हैं, यानी कि जो पाचक रस इनके माध्यम से स्रावित होती हैं, चाहे वो यकृत से हो या फिर लाला ग्रंथि से हो या फिर अग्नाशय से हो, जो पाचक रस स्रावित होती हैं वो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करती है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आहार नाल और जो उससे रिलेटेड जो ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, वो दोनों मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं कौन कौन, तो आहार नाल और ग्रंथियां। तो आहार नाल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन, मुख गुहा पहला होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका, ठीक है, एक होता है मुख गुहा, दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, मुख गोहिका, ग्रासनली, अमाशय, क्षुद्रांत, वृदांत और मलद्वार या फिर गुद्दा, ये सब आहार नाल का भाग है। ठीक है, और जो ग्रंथियां हैं जैसे कि लाला ग्रंथियां, यकृत से निकलने वाली, और याग्नाशय, जो ये सब ग्रंथियां जो हैं, ये जो पाचक रस स्रावित करती हैं, इन सभी मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई मनुष्य का फिगर दिया है और उसके अंदर जो आहार नाल है उस आहार नाल को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सबसे पहले यहाँ पे मुंह होता है और यहीं पे मुख गुहा, यानी कि 1 नंबर मुख गुहा, भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह से करते हैं, तो ये हमारा मुख गुहा है। ठीक है, और मुख गुहा के अंदर ही लाला ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, यानी कि हमारे मुंह में जो है यहीं पे लाला ग्रंथियाँ जो हैं वो स्रावित होती है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही मुख गुहा से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए ये है आहार नाल, इसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। देखिए लंबा पतला सा है। अब ये जो नली है उसको ग्रासिका या ग्रास नली कहते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में भोजन गया, ठीक है, और यहाँ पे लाला ग्रंथि जो है उसमें थोड़ा सा भोजन को वहाँ पे पाचक रस से स्रावित होगा और यहाँ पे भोजन पचेगा, और फिर वहाँ से ही चलेगा किस में, ग्रासिका या ग्रास नली में। तो यहाँ से भोजन जो पचा वो ठीक है, जो नहीं पचा वो फिर कहाँ आ गया, ग्रासिका यानी ग्रास नली में आ गया। फिर जब ग्रास नली में आएगा तो ग्रास नली से देख रहे हैं यहाँ पे जो फिगर बना है ऐसे आया है और फिर ऐसे ऐसे हुआ है, और इसी चीज़ को यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, रुकिए दूसरा हम कलर लेना पसंद करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये वाला ये इसका अमाशय है। क्या है, अमाशय है। क्या है, अमाशय। समझ में आ गया। तो ये देखिए अमाशय में आपका भोजन आएगा, यहीं पे अमाशय है। ठीक है,
चलिए, अब अमाशय से क्या होता है कि फिर अमाशय से आता है आपका, ये अमाशय हो गया और फिर यहाँ से ऐसे करके ये आया है नीचे तक आया है, और फिर यहाँ पे ये सब जो अंदर है ये सब आपका छोटी आंत हो गया, जैसे दिखाया होगा देखिए। तो ये तो हमारा अमाशय था। अमाशय के बाद ये हमारा हो गया, अमाशय के अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर अभी पढ़ा आपने कि अग्नाशय होता है। तो देखिए ये भी अग्नाशय हो गया। ये अमाशय के यहाँ से यकृत हो जाएगा। यहाँ पे पित्त जहाँ पे जमा होता है उसको पित्ताशय कहते हैं। तो ये आपका पित्ताशय हो गया, ये आपका यकृत हो गया, ठीक है। और यहाँ से यही नली, देखिए ये अमाशय हो गया, अमाशय से ऐसे आ रहा है, ऐसे आके ऐसे आ रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये क्षुद्रांत, जैसे देख रहे हैं क्षुद्रांत लिखा हुआ है, ये सब अंदर वाला जो हिस्सा है ये छोटी आंत है, छोटी आंत है। और यहाँ से एक लाइन जैसे ये जा रहा है, और ये वाला ऐसे जो चौड़ा बना है पट्टी, ये वाला को हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। तो ये सब बड़ा जो है बाहर से जो चौड़ा बना है ये बड़ी आंत हो गया, और अंदर जो है ये छोटी आंत हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया आपका छोटी आंत से ये बड़ा वाला बड़े बृहदांत होता है, बृहदांत से देखिए ये बड़ी आंत हुआ, और इसी के माध्यम से यहाँ आता है, तो यहाँ से आ गया तो ये मलाशय, और यहाँ पे आपका गुदा दिखा है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पाचन तंत्र का संरचना होता है, सॉरी आहार नाल का जो है संरचना होगा। और मानव पाचन तंत्र जो है उसकी एक संरचना है जिसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं उसको दिखाया गया है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बोला है कि आइए अब हम जानें कि आहार नल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अब आहार नाल जो है, आहार नाल के विभिन्न भाग जैसे कि आपका मुख गुहा हो गया, मुख गुहिका हो गया, उसके बाद आपका जो है ग्रासिका या ग्रासनली हो गया, उस सभी चीज़ों में क्या क्या होता है, क्या है उसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए तो सबसे पहले आता है मुख गुहा एवं मुख गुहिका, जैसे कि आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मुख गुहा एवं मुख गुहिका, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए भोजन का जो अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी कि भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा होता है? मुख द्वारा होता है, यानी मुंह द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण करती है, यानी कि जो भी आहार है उस आहार को हम लोग जब अपने शरीर के अंदर लेंगे तो वो अंतःग्रहण कहलाता है। अब अंतःग्रहण, हम लोग तो कोई भी भोजन खाते हैं तो मुँह से ना खाते हैं, तो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है, जो भोजन हम लोग अपने अंदर शरीर के अंदर लेते हैं वो मुख द्वारा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बात लिखा है कि दिखाई गई अत्यधिक कुंडली क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकटन लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई है। तो वहीं कह रहा है बूझो कि इतनी लंबी संरचना है हमारे पाचन तंत्र का, और ये हमारे शरीर में कैसे है, तो उस चीज़ को बताया गया है। कितना लंबा है, पेज नंबर 17 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आगे आ गया कि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा आंतरिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है, और हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, और इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो भोजन हम लोग करते हैं तो उसको, भोजन को सबसे पहले हम लोग चबाने का, काटने का, कतरने का जो कार्य है वो हमारे दांत द्वारा होता है। दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, कतरते हैं, काटते हैं, ठीक है। अब दांत जो है उसकी आकृति अलग अलग है, तो उसमें अलग अलग आकृति हैं। दांत जो है हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और उसकी आकृति अलग अलग है, उसका कार्य अलग अलग है। किसी दांत का कार्य है कतरने का, तो कोई कार्य करता है पीसने का, तो कोई करता है चबाने का, तो सबका अलग अलग कार्य है। जैसे कि आप क्रियाकलाप 2.2 में देखेंगे। देखिए, अपने हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। हाथ धोइए और दांत गिनिए कितना है। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस करिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेव तथा रोटी टुकड़ा लेकर काटिए। आप उसे काटने और दर्शन के बाद कुछ दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, फाड़ने के काम आते हैं, उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। मैंने अलग अलग दांत हैं, कौन सा चीरने का काम आता है, कौन फाड़ने का काम आता है, कौन चबाने का काम आता है, कौन पीसने का काम आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम शॉर्ट में जो लिखा है उसको बता देते हैं। हालांकि दांत के बारे में स्पेशल हम आपको एक अलग से छोटा सा वीडियो देंगे। अब देखिए इसमें जो है आपका दांत हमारा सबसे पहले कृदंत होता है, कृतंक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्र चवणक, और चौथा होता है चौवणक। अब देखिए कृतंक जो होते हैं ये, इनकी संख्या यहाँ पे देखिए जैसे कि दिखाया गया है। कृतंक दांतों की संख्या जो है
4 होता है, 1 2 3 4, ऐसे आगे वाला सामने वाला जो 4 होते हैं दांत, ये आपके कृदंक हैं। ठीक है, अब देखिए उसके आगे ये देखिए 2 जो दांत है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 2 दांत जो है इसको रदनक कहते हैं। कौन सा? ये 4 के बाद जो 2 दांत है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको रदनक बोलते हैं। उसके बाद आता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक में 4 दांत आते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये 2 दांत और ये 2 दांत, ये अग्रचर्वणक है। उसके बाद आता है चर्वणक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर से 3 और इधर से ले लीजिए आपका 3, देख रहे हैं। तो इस सब जो है ये चवर्णक में आता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें नॉर्मल समझाया गया, हम इसमें बताएंगे, इसका फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है, इन दांतों का, और कृदंत, रदनक, चवर्णक और चवर्णक जो कौन कौन सा दांत, उसका कार्य क्या है, इन सभी को हम लोग स्पेशल वीडियो आपको देंगे दांतों के बारे में। तो दांतों की व्यवस्था तब विभिन्न प्रकार के दांत। चलिए आगे है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती हैं। जो हमारा मुख है, अभी आपको पीछे बताया हमने कि हमारा जो मुख है, जहाँ से हम लोग भोजन जैसे ही अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, तो भोजन जो मुख होता है उसमें क्या होता है, लाला ग्रंथि होता है, जो लाला रस स्रावित करती है। पूछता है आपके एग्जाम में कि लाला ग्रंथि जो है कौन से रस स्रावित करती है, तो आपको याद रखना है कि लाला ग्रंथि जो है लाला रस स्रावित करती हैं। ठीक है, या लार को स्रावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। अब उसको पता लगाना है कि जो लाला रस स्रावित होती हैं उसका कार्य क्या है, वो कैसे भोजन पर प्रभाव अपना डालती हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको आप देख सकते हैं। लिखा है, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे दांत जो है ना, 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है दूध का दांत और एक होता है अस्थाई दांत। कितना? एक होता है दूध का दांत और एक होता है अस्थाई दांत। अब दूध का दांत क्या है? तो दूध का दांत जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में, शैशव अवस्था में होते हैं, मतलब शिशु काल में होते हैं, तो उस समय हमारे जो दांत जमते हैं उस दांत को दूध का दांत कहा जाता है। और जैसे ही हमारी उम्र 7 से 8 वर्ष होती है, यानी लगभग 8 वर्ष होती है, तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना चालू हो जाते हैं। और सारे दांत, यानी कि 8 वर्ष की आयु तक ये सारे दांत जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 8 वर्ष तक इन दांतों के स्थान पर अब दूसरे दांत निकलते हैं। वो सारा दूध का दांत जो है 8 वर्ष की आयु तक, जैसे हम 8 वर्ष तक होते हैं तो दूध का दांत जो है वो गिर जाता है। और 8 वर्ष के बाद ये जो दूध के दांत होते हैं वहीं पे दूसरा दांत निकलता है, जिससे हम अस्थाई दांत कहते हैं। वो परमानेंट दांत होता है। और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, उसका दांत फिट है, तो वो पूरा जीवन काल तक, जब तक वो मरता नहीं तब तक वो दांत उसका रहता है। यानी कि, और फिर कभी कभी क्या होता है कि वृद्धा अवस्था तक ये दांत प्रायः गिरने चालू हो जाते हैं। यानी कि जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो आप देखे होंगे कि दांत जो है वो गिरना चालू हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब वो अस्थाई दांत होता है। और पूछेगा कि दूध का दांत जो है कब तक, कितने उम्र तक, तो 7 से 8, यानी लगभग 8 वर्ष की उम्र तक जो है दूध के दांत गिर जाते हैं। और वहीं अस्थाई दांत वृद्धा अवस्था तक रहता है। ठीक है, पूरे जीवन भर बना रहता है। तो ये है दांत के बारे में। आगे अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 2 प्रश्नलियाँ लीजिए, ए तथा बी चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए में 1 चम्मच उबलने वाले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। करें कि ए और बी 2 प्रश्नली लीजिए। ठीक है, ए में क्या करिए कि उबले चावल डालिए। ये जो प्रश्नली, इसमें उबला हुआ चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। और उबला चावल जो है उसको मुख में डालिए और 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरे प्रश्नली बी में लीजिए। यानी यहाँ पे जो उबला हुआ है और यहाँ पे चबाने के बाद जो है उसको डालिए। ठीक है, दोनों प्रश्नली में 3 से 4 मिलीलीटर जल डाल दिए। 3 से 4 मिलीलीटर जल डाल दीजिए। अब दोनों प्रश्नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप प्रश्नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? प्रश्नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों या अध्यापक से कीजिए। लाला रस जो है चावल के मंड को शर्करा में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप इसको पक्का याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि लाला जो रस है वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी कि जो लाला रस हमारे मुंह में स्रावित होता है, पहले तो हम उबला हुआ चावल लिए थे, दूसरा चावल जो प्रश्नली बी में डाले थे वो क्या था, हम लोग उसको चबाए हुए थे, मतलब दांतों से चबाए थे। तो जैसे मुख में डालते हैं
हैं तो यहाँ पे लाला ग्रंथि होता है, और लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करती है, और लाला रस स्रावित करती है तो वहाँ पे जो चावल है वो चावल के जो मंड है उसको शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो है स्टार्च जो होता है उसको मंड जो है उसको शर्करा में कन्वर्ट करता है लाला रस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, जीभ एक मांसल पेशी, अब यहाँ पे दांत के बारे में चर्चा हो रहा था, अब जीभ के बारे में। जीभ क्या है? एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। जो हमारा मुख है उसके अंदर पीछे तक जुड़ा होता है, और ये मांसल है। जीभ आपका जो है उसमें हड्डी थोड़ी है भाई, ये मांसल अंग है, मतलब उसमें मांस ही मांस है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, जो आगे का सामने का भाग होता है ये बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप जीभ को जिधर चाहें उधर भी मोड़ सकते हैं, किसी भी दिशा में आप जीभ को मोड़ सकते हैं। क्या आपको जीभ जीभ के देखिए लिखा है, क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जैसे हम भोजन खाते हैं ना, तो जो दांत हमारा उसको क्या करता है, चबाता है, पीसता है, तो हमारा जीभ भी साथ साथ चलता है। यानी कि जीभ का कार्य क्या है, ये भोजन को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। जिससे आप देखे होंगे कि जो ढलाई वाला मशीन होता है उसमें हम लोग गिट्टी बालू सीमेंट डाल देते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो पंखा होता है उसको घुमाने का काम करता है, वो समझिए उसका जीभ है। सेम वैसे ही हमारा मुंह है, जिससे भोजन हम लोग डालें मुंह के अंदर, अब दांत है वो कतरने का काम कर रहा है, और हमारा जीभ जो है उस पूरे भोजन को मिलाने का काम कर रहा है। और जैसे मिला रहा है तो लाला ग्रंथि लाला रस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो भोजन वहाँ पे पचता भी है। आगे देखिए, क्या तथा निगलने में भी हमारी सहायता करता है। जीभ निगलने में सहायता करता है और भोजन को मिलाने का कार्य करता है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है, और जीभ जो है इस जीभ के माध्यम से ही हम स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलते हैं। जो जीभ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जीभ है ये जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, और जैसे हम किसी भी भोजन को रखते हैं तो उसका खट्टा मीठा, ठीक है, या फिर कड़वा होने का एहसास पता चलता है। उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ पे, ठीक है। आगे देखिए, स्वाद कलिकाएं होती हैं, इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी 2.4 कहाँ दिया है, स्वाद का पता लगा सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे, सॉरी यहीं पे 2.4 दिया है। लिखा है कि निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू रस, नीम की पत्ती अथवा केरले का रस, ये सब दिया है। इसका स्वाद पता लगाना है। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए, ठीक है। अब देखिए, चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 2.6 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग हिस्सा दिखाया गया है। एक तो यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ दिखाया गया, एक यहाँ दिखाया गया, एक यहाँ दिखाया गया, एक यहाँ दिखाया गया, एक यहाँ दिखाया गया, 3-4 है। और यहाँ पे स्वाद कलिकाएं होती हैं। कह रहा है कि किसी एक पर या तो इधर रखिए, या तो इधर रखिए, या तो इधर रखिए, या तो इधर रखिए। अब उससे उसका स्वाद पता चलेगा, ठीक है। रखने को कहिए। अब दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने को सिंक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयन के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उन्हें मीठे, नमकीन एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब उसके जीभ पे डाल रहे हैं तो पता करिए कि किधर रख रहा है तो कड़वा स्वाद का एहसास हो रहा है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा इतना में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों को इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ऐसे तक है। देखिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे। और बता देते हैं आपको हम दांत और जीभ के बारे में एकदम विशेष नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। इन दोनों के बारे में नोट्स के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कल जो है हम लोग देखेंगे भोजन नली, ठीक है, भोजन नली, ग्रसिका और आमाशय, इस सब को देखेंगे, ठीक है।
चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। देखिए भोजन नली या ग्रासिका क्या है, तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। जो भी भोजन हम मुख से ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है, ग्रासिका में जाता है, यानी कि भोजन नली में जाता है। और ग्रासिका जो है गले एवं वक्ष से होती हुई, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। यानी ग्रसिका की जो भित्ति होती है, ग्रास नल देखे होंगे कि लंबा एक होता है ग्रसिका या ग्रास नली, उसके संकुचन होता है। उसमें जब भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि भोजन जैसे जैसे अंदर जाता है, ठीक है, उसमें क्या होते रहता है, संकुचन होता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। जो हमारा आहार नाल है संपूर्ण पूरा का पूरा, जैसे जैसे भोजन क्या होगा हमारे अंदर जाएगा, उसमें संकुचन यानी फैलाव सिकुड़ाव होते रहेगा। जहाँ भोजन गया वहाँ फैलेगा, फिर उसके नीचे गया तो फिर ऊपर में सिकुड़ जाएगा, फिर नीचे गया वहाँ फैल जाएगा। तो ऐसे जो संकुचन होता है पूरे आहार नाल में संकुचन होते रहता है, ठीक है। कभी कभी हमारा जो आमाशय है, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। आप देखे होंगे कि हम कुछ भोजन खा लिए और जो हमारा आमाशय है यानी कि जो जो पेट है हमारा, वो आमाशय जो है वो भोजन को स्वीकार नहीं करता। जो भोजन हम करते हैं उसको स्वीकार नहीं करता। फलस्वरूप क्या होता है कि वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। उसी समय जब आप भोजन खाते गए मतलब जब पेट अस्वीकार करने लगे, तब हमें क्या होता है, वोमिटिंग, जिसको हम लोग वमन कह रहे हैं, उसके माध्यम से जो भोजन है वो बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, तो इसी कारण के विषय में सोचिए। अब सोचिए कि आखिर ये क्यों होता है। तो जो आप भोजन कर रहे हैं करते जा रहे हैं, जैसे ही अपना आपका जो आमाशय है उस चीज़ को अस्वीकार करेगा कि नहीं अब भोजन अंदर नहीं जा सकता है, तो आपको जो है इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया इस तस्वीर के माध्यम से कि ये हमारा ग्रास नलिका है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा भोजन है। देखिए यहाँ पे भोजन है तो देखिए बीच में थोड़ा चौड़ा हुआ है तो फैला हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे आ रहा है देखिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, पतला हो गया, बीच में पतला हो गया, फिर यहाँ पे भोजन आ गया, ये ग्रासिका है, फिर यहाँ भोजन आ गया तो देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा चौड़ा हो गया। तो यही संकुचन यानी ये सिकुड़ना और फैलाव इसका जारी रहता है पूरे आहार नाल में। भोजन जब आहार नाल में मुख गुहा से ग्रासिका आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है तो पूरे आहार नल में भोजन संकुचित होते रहता है, ठीक है। संकुचन होने से जो नली है उसमें संकुचन फैलाव और सिकुड़ना होते रहता है। तो इस तरीके से अब देखिए पहली जानना चाहते हैं कि आखिर वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। जब हमें उल्टी होता है, वोमिटिंग जब हम करते हैं, तो हमारा भोजन जो है विपरीत दिशा में क्यों आता है। मैंने कहने का मतलब वो तो अंदर चला जाए तो विपरीत ऊपर आता है, ऐसा क्यों, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है आमाशय। तो आमाशय क्या है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। आमाशय की जो भित्ति होती है इंटरनल, जो उसका जो ये भित्ति होता है वो थोड़ा मोटी होता है। यह चपटा एवं जे आकृति का होता है, ठीक है। आमाशय की जो आकृति होता है वो याद रखिएगा जे आकृति की होती है। आमाशय की आकृति जे होती है, ऐसे कुछ होता है इस तरह से। आमाशय की जो आकृति होती है वो जे होती है और चपटा होता है। तथा आहार नल का सबसे चौड़ा भाग, पूछेगा कि आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आमाशय है। आमाशय की आकृति कैसी होती है, जे होती है। आमाशय जो होती है चपटा और जे आकृति की होती है, और सबसे चौड़ा भाग आहार नल का तो आमाशय है। यह एक और ग्रासिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तो दूसरी ओर क्षुद्रांत में खोलता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि ये ग्रास नली था, ग्रास नली से सीधा ये कहाँ आया, आमाशय में। तो एक तरफ तो आमाशय ग्रास नली से आमाशय में आया, ठीक है, और फिर यहाँ से आमाशय में ये फिर आमाशय से फिर यहाँ पे कहाँ खुला, ये देखिए ये जो क्षुद्रांत है छोटी आंत है तो छोटी आंत में खुला। तो वहीं कह रहा है, वहीं इस बात को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि जो हाँ कि आपका यह एक और ग्रासिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। यानी कि आमाशय में जो खाद्य पदार्थ आता है, भोजन आता है, कहाँ से आता है, ग्रासिका से। क्यों, क्योंकि मुख गुहा के बाद ग्रासिका ग्रास नली होता है और ग्रास नली के बाद आमाशय होता है। तो ग्रास नली से हमारा आमाशय में पहुँचता है भोजन, और फिर आमाशय जो है, आमाशय से भोजन कहाँ पहुँचता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में खुलता है, फिर आमाशय से कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे है कि आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह
श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। वाटर लाइन इसको याद रखना है कि अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होता है, जो सतह होता है, उसमें से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित होता है। यानी कि जो जो हमारा अमाशय है उसमें से क्या स्रावित होता है, तो पाचक रस और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्लेष्मल है ये अमाशय के आंतरिक स्तर को, जो आंतरिक इंटरनल जो उसका सतह है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी HCl जो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके अंदर अमाशय के अंदर जो जीवाणु है उसको नष्ट करने का काम करता है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस कुछ जीवाणु जो है उस भोजन के साथ हमारे अमाशय तक पहुँचता है, और अमाशय के अंदर पाया जाता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय के अंदर जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, जो भोजन के साथ जाते हैं, उसको नष्ट करने का काम करता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, और उस जो भोजन है उस भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाने का, एसिडिक बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता करती है। और उसको एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है, तो जो पाचक रस है, उस पाचक रस जो है उस क्रिया करने में सहायता मिलती है और भोजन जल्दी से पच जाता है। पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करता है। याद रखिएगा, जो हमारा जठर रस है वो प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन को। पाचक रस यानी कि जठर रस, पाचक रस यानी जठर रस, पाचक रस यानी जठर रस। याद रखिए, प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करता है। प्रोटीन को सरल पदार्थ में कौन विघटित करता है? तो पाचक रस करता है। जठर रस जिसको हम लोग कहते हैं, ये प्रोटीन को सरल पदार्थ में क्या करता है? विघटित करता है। तो इस तरीके से हम लोग अमाशय तक देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिए हैं। अब अगले जो हमारा होगा वीडियो, उसमें हम लोग आगे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।